हाल ही में रिलीज हुई एक फिल्म काफी चर्चा में है। फिल्म का नाम है द साबरमती रिपोर्ट। इस फिल्म को कई सरकारों द्वारा टैक्स फ्री कर दिया गया है। फिल्म में गुजरात दंगों से जुड़ी घटनाओं को दिखाया गया है। फिल्म में हिंदी और अंग्रेजी पत्रकारिता का फर्क भी साफ साफ दिखाया जाता है। फिल्म को देखकर आपको लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी पत्रकारिता के दो हिस्से नजर आएंगे, जिसमें एक हिस्सा है हिंदी पत्रकारिता और दूसरा हिस्सा है अंग्रेजी पत्रकारिता। हिंदी पत्रकारिता को फिल्म में कमजोर हिस्सा दिखाया गया है और दूसरा हिस्सा जो काफी मजबूत है वो अंग्रेजी पत्रकारिता का है। अंग्रेजी पत्रकारिता एक पल में सच को झूठ और झूठ को सच बनाकर पेश कर सकता है। अंग्रेजी पत्रकारिता मजबूत इसलिए भी है क्योंकि ये अमीरों का एंटरटेनमेंट है। अंग्रेजी पत्रकारिता के दर्शकों को सरकार से सीधे सवाल पूछने की आजादी है और कानून में इनकी सुनवाई भी काफी जल्दी होती है। दूसरी ओर हिंदी पत्रकारिता के दर्शकों को सिस्टम से आगे बढ़ना पड़ता है, जिनकी सुनवाई शायद ही होती है और होती भी है तो काफी जिल्लतों के बाद। फिल्म द साबरमती रिपोर्ट में कई सारे तथ्यों को जोड़ जोड़ कर कहानी को पूरा करने की कोशिश की गई है और फिल्म का क्लाइमेक्स पूरी कहानी से अलग है। ये आप खुद ही फिल्म देखकर जान सकते हैं। जिन जिन लोगों ने साल 2002 में हुए गुजरात दंगों की कहानी को बारीकी से समझा होगा, उनको यह फिल्म प्योर एजेंडा वाली लगेगी। आपको बताते चले कि ये खबर फिल्म के बारे में नहीं है, बल्कि दंगों के समय गुजरात में पदस्थ एक आईपीएस के बारे में है, जिनको सच बोलने का कड़वा फल मिला। खबर है आईपीएस संजीव भट्ट के बारे में। आईपीएस संजीव भट्ट गुजरात का एक अकेला ऐसा पुलिस अफसर था जो साल 2002 में हुए गुजरात दंगों का गवाह बना और साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट को एक एफिडेविट जमा करते हुए गवाही भी दी कि गुजरात के दंगों में नरेंद्र मोदी की भूमिका थी। आईपीएस संजीव ने वही किया जो एक ईमानदार पुलिस अधिकारी को करना चाहिए, लेकिन इस आईपीएस को ज्यादा ईमानदार होने की सजा मिल गई। गवाह बनने के बाद संजीव भट्ट राजनीति का शिकार हो गए। जिस दिन आईपीएस संजीव भट्ट ने यह गवाही दी, उसी शाम उन पर दो पुराने केस खोल दिए जाते हैं। एक था साल 1990 का कस्टोडियल डेथ का मामला और दूसरा साल 1996 का ड्रग प्लांटिंग केस। ये दोनों केस सालों पहले ही बंद हो चुके थे। इसके 3 महीने बाद ही अगस्त 2011 में संजीव भट्ट को नौकरी से सस्पेंड कर दिया जाता है। अगले ही महीने सितंबर में संजीव भट्ट को एक दूसरे केस में अरेस्ट भी कर लिया जाता है। हालांकि इस केस में संजीव भट्ट को 17 दिन बाद ही जमानत मिल जाती है। लेकिन साल 2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी की सत्ता आने के बाद ही अगस्त 2015 में संजीव भट्ट को नौकरी से पूरी तरह से बर्खास्त कर दिया जाता है। फिर इसी क्रम में जुलाई 2018 में संजीव भट्ट को अदालत से मिली सुरक्षा भी हटा ली जाती है, यह जानते हुए कि संजीव भट्ट और उनके परिवार को जान से मारने की धमकियां मिलती हैं। अगले महीने अगस्त 2018 में संजीव भट्ट के घर को अनऑथराइज्ड बताते हुए तोड़ दिया जाता है, जिसमें वे 23 साल से रहते हुए आ रहे थे और अंततः सितंबर 2018 में संजीव भट्ट को परमानेंट अरेस्ट कर लिया जाता है। अब अपने बाकी के दिन जेल में गुजार रहे पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। गुजरात के पोरबंदर की कोर्ट ने संजीव भट्ट को 1997 के कस्टडी में टॉर्चर करने के मामले में बरी कर दिया है। कोर्ट ने माना कि याचिकाकर्ता साबित नहीं कर सके कि संजीव भट्ट ने शिकायतकर्ता को अपराध कबूल कराने के लिए मजबूर किया था। साथ ही कोर्ट ने कहा कि भट्ट उस समय पुलिस अधिकारी थे और उन पर केस चलाने के लिए जरूरी मंजूरी भी नहीं ली गई थी। हालांकि संजीव भट्ट फिलहाल कोर्ट से बाहर नहीं आ पाएंगे क्योंकि 1990 के एक और मामले में जेल में वह उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। फिलहाल संजीव भट्ट राजकोट सेंट्रल जेल में बंद है। भट्ट 2002 के गुजरात दंगों में संबंधित केस में कथित सबूत गढ़ने के मामले में कार्यकर्ता तिस्ता सिलवाड़ और गुजरात के पूर्व पुलिस महानिदेशक आर.वी. श्री कुमार के साथ भी आरोपी हैं। गुजरात सरकार ने भट्ट को अनुपस्थिति के कारण पुलिस सेवा से हटा दिया था। इसके बाद वह गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट गए, जहां उनकी अपील खारिज कर दी गई।